बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत और अवाम के साथ मैं हूँ सलमान हैदर। कोई शक नहीं कि मुल्की सियासत बहुत दिलचस्प मरले में, बल्कि टू सम एक्सटेंट तकलीफ दे मरले में भी दाखिल हो चुकी है। और ये बात भी तय है कि अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम हो चुका है। एक तरफ इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, तो दूसरी जानिब हुकूमत 25 अक्टूबर से पहले कुछ तो कह रहे हैं अक्टूबर के पहले 10 दिन से पहले हर सूरत आईनी तरमीम करना चाहती है। ऐसे में तहरीक इंसाफ के एहतजाज और महाजराई की सियासत में भी शिद्दत आ रही है। आज बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी गई थी, और हमेशा की तरह इस मरतबा भी हुकूमत एहतजाज रोकने के लिए पहले से ही बहुत मुतहरिक हो गई, और रात गई कंटेनर्स वेल्ड करके इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया, और साथ ही साथ दफ़ा 144 भी नाफज करके रेंजर्स को तलब किया गया। और आज सुबह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नहीं मोबाइल सर्विस बंद है, बल्कि यही हाल लाहौर और पंजाब के बेशतर शहरों का भी है। यहाँ तक कि नादरा ऑफिस और दीगर सरकारी दफातर में भी काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुल्क भर से काफिलों को रोकने के लिए मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया, खंदकें तक खोदी गई। ताहम इन सारी मुश्किलात के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुल्क भर से काफिलों की सूरत में निकले। केपी से आने वाले सबसे बड़े काफिले की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर कर रहे हैं। बुरहान इंटरचेंज के करीब उनके काफिले पर भी शेलिंग हुई। इसके अलावा डी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। और तो और इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान और अज़मा खान को भी पुलिस ने डी चौक से ही हिरासत में लिया है। और रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अली मीन गंडापुर साहब ने बहुत ही वाज़ेह और क्लियर किया कि जब तक बानी पीटीआई का हुक्म नहीं होगा तब तक आगे जाते जाएंगे। एहतजाज अगर रुकवाना है तो कैदी नंबर 804 से रब्ता करें। कोई शक नहीं, एहतजाज और जलसे जुलूस करना जमहूरी मुल्कों में अपोजिशन का हक भी होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे वक्त पर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ी है जब कुछ देर कबल तक मलेशिया के वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में मौजूद थे, और अगले चंद दिनों में चीन के वज़ीर आज़म और भारत के वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर ममालिक के सरबराहान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस एहतजाज और महाजराई की सियासत से क्या हासिल करना चाहती है, ये भी जानेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A का फैसला आने के बाद हुकूमत आईनी तरमीम के लिए बहुत तेज़ी से मुतहरिक है, और आईनी तरमीम के लिए हुकूमत जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान असम्बली पर तकिया किए हुए है, अब डेफिनेटली उनकी हॉर्स राइडिंग की राह हमवार हो चुकी। लेकिन अब ज़रा इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि हुकूमत पीर यानी सोमवार को पार्लियामेंट का इजलास बुलाने जा रही है, और आईनी तरमीम को लेकर हुकूमत और मौलाना में डेडलॉक भी अभी तक बरकरार है। मौलाना ने हुकूमत को ये तजवीज़ दी थी कि SCO समिट जो कि 15-16 अक्टूबर को होने जा रहा है, तब तक आईनी तरमीम को मौखर कर दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि 25 अक्टूबर जी, यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जब तक सुप्रीम कोर्ट में हैं, उससे पहले आईनी तरमीम ज़रूरी है, इसके बाद नहीं तो मुश्किल होगी। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम क्यों ज़रूरी है? क्या मौलाना की आईनी तरमीम को मौखर करने की तजवीज़ को हुकूमत मानेगी या नहीं मानेगी? क्या पाकिस्तान आप अपने अरकान असम्बली को मुनहरिफ होने से रोक पाएगी या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज समेत दीगर तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है शहज़ाद मनसब अली साहिबा मेंबर कौमी असम्बली नून लीग से इनका ताल्लुक, अहमद अवैस साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और शैला रज़ा साहिबा मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं शैला रज़ा साहिबा आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, क्योंकि पार्लिमानी सियासत एहतजाज को हमेशा सपोर्ट करना, अभी हालिया पिछले वीकेंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज कराची में भी किया था, और वो एक रैली निकाली गई थी प्रेस क्लब से लेके कायद-ए-आज़म के मज़ार तक, और वो रैली हुई, ऐलान भी था, शेड्यूल भी था, स्टार्ट भी हुई, इख्तिताम को भी पहुंचा। आप मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है और जिस तरीके से हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्ट कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस वक्त? जी शैला रज़ा साहब, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? चले शैला रज़ा साहब, क्योंकि इंटरनेट का वैसे भी मसला है, और न सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी बल्कि जहाँ हम लाहौर में बैठे वहाँ भी ये सारी प्रॉब्लम है, तो शायद मुझे और आपको दोनों को इस बात की भी तसल्ली रहनी चाहिए कि प्रोग्राम में शायद ऐसा हो सकता है। अहमद वैसा मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले इस्लामाबाद बल्कि डी चौक की तरफ गामजन है, और हुकूमत ने रोकने की भी तैयारी पूरी की भी है, शेलिंग भी हो गई, ये भी मनाजिर भी देख लिए, गिरफ्तारियाँ भी हो गई, ये मनाजिर भी देख लिए, इमरान खान साहब की बहनें गिरफ्तार कर ली गई हैं, तो क्या डी चौक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, और मकसद क्या है बेसिकली? देखिए बेसिकली
मकसद तो प्रोटेस्ट है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट है, और प्रोटेस्ट जो है बड़ा वैलिड प्रोटेस्ट है कि हुकूमत का निज़ाम चलाने का हक़ या हुकूमत बनाने का हक़ सिर्फ उसको है जिसको अवाम ने मैंडेट दिया हो। ये स्टोलन मैंडेट के ऊपर ज़बरदस्ती पार्लियामेंट के ऊपर घुस के कब्ज़ा कर लेना और इलेक्शन के प्रोसेस से बिल्कुल यकसर रिक्ट करके अपने आप को सिर्फ एक फॉर्म की बुनियाद के ऊपर, फॉर्म 47 की बुनियाद पे अपने आप को इलेक्टेड बना लेना, तो कौम तो उनके साथ नहीं है। कौम इसी वजह से जो है पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो यकसर रद्द कर चुके हैं और वो इसको हुकूमत नहीं समझते। पर्टिकुलर टाइमिंग कितनी अहम है, क्योंकि ये तो 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद से जारी है। पाकिस्तान तहरीक साथ सोशल मीडिया के ही जरिए से ही कहीं ना कहीं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा रही थी। ये अक्टूबर का ही महीना और ये तारीख डेफिनेटली इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिस पे 63A का रिव्यू को मंजूर कर लिया गया है। उसके बाद आइनी मतवक्का आइनी तरमीम है, वो मुसव्वदे हैं। बेसिक क्या चीज़ है, इमरान खान साहब की रिहाई है, इन तारीखों में ये सब क्यों हो रहा है? जैसे और आपको पता है एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। सारी चीज़ें कल इकट्ठी हो गई हैं। देखिए, फैसला जिस तरीके से लिया गया है, फैसला जिस तरीके से आया है, ऑर्डिनेंस का बनाना, एक कमेटी का बनना, कमेटी मुकम्मल नहीं है, बेंच का कॉन्स्टिट्यूट कर देना और उस बैंक में से ऑथर जज साहब का ना बैठना, इसके बावजूद उनको एक 5 रुकनी बेंच ने एक यूनानिमस फैसला दे दिया। और ये फैसला जो है जिसकी बुनियाद जो है उसमें टाइम बार्ड पिटिशन के ऊपर है। रिव्यू पिटिशन इस टाइम बार्ड, जिसका जिक्र तक नहीं किया गया, जिसको इग्नोर कर दिया गया इस एस्पेक्ट को। तो आप इस अंदाज में अगर चलेंगे और बार बार बिलावल भुट्टो का ये जरदारी का कहना ये कि जी ये 25 तारीख से पहले का हमें हर सूरत कर लेनी चाहिए, इसका मतलब है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायद ईसा, ये उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक तो हैंड इन ग्लव हैं गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो काहे की जुडिशरी और काहे की सुप्रीम कोर्ट और काहे के चीफ जस्टिस, मगर सर तरीकाकार को मुनासिब तो भी रखना है ना अहमद अवैस साहब, कुछ चीजों को मुनासिब तरीके से भी किया जा सकता है ना सर। आप मेरी क्या मुनासिब तरीका होगा आप बताइए क्या मुनासिब तरीका होगा सर? इधर कहाँ जाके ये एक आदमी जिसके साथ जो लुटफुट गया हो, जिसका मैंडेट चोरी हो गया हो, और अदालत का चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, वह आउट राइटली इस एक फॉल्स झूठे मैंडेट लिए हुए हुकूमत की सपोर्ट कर रहा हो खड़ा होके, सिर्फ इस टेम्पटेशन के ऊपर कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत जो बनेगी उसका ये सरबराह बना दिया जाएगा। ठीक है, बताइए वहाँ पे आप कहते हैं कि ये क्या प्रोटेस्ट कैसे ना करें और क्या करें? एक आदमी जिसके साथ ज्यादती हुई होगी वो चीखे चलाएगा नहीं तो और क्या करेगा बताइए? ताकतवर जो है उसने अपना जोर इस्तेमाल कर लिया, मारपीट ली, तो कमजोर आदमी ने तो रोना पीटना ही करना है ना, और क्या करेगा? अच्छा अहमद अवैस साहब, ये जो कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं जो लोग आ रहे हैं उनके पास असला है, ये लोग पुरअमन एहतजाज नहीं करना चाहते। अगर ऐसा है तो ये असला क्यों ला रहे हैं? अगर पुरअमन एहतजाज है तो थोड़ा कमेंट कर दें प्लीज। ये झूठ है। ठीक, ये इन्होंने अगले कार्रवाई करने के लिए जवाब बनाया। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इनके क्या बैकग्राउंड है? मोहसिन नकवी साहब ने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और जिस तरीके से 9 मई के वाक़े में उन्होंने फैसिलिटेट किया इस हुकूमत को, और उसके रिवार्ड में उनको सेनेट का मेंबर बनाया गया, जिसे जबकि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं थे वो। या इस मुल्क के साथ क्या तमाशा हो रहा है आप देखिए तो सही। अपना काम छोड़ के जो किसी को फैसिलिटेट कर रहा हो, और हो भी वो केयर टेकर सेटअप के अंदर, तो उनसे आप कहेंगे ये वो स्टेटमेंट ठीक दे रहे हैं? ठीक, शैला रजा साहिबा आप बताइए, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ओके सर, अहमद अवैस साहब मैं आता हूँ दोबारा। आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है, मैं उस वक्त आपसे अब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी। अभी हमने कराची में लास्ट सैटरडे को एक अदर रैली देखी, अच्छी खासी अच्छा इम्पैक्ट था उस रैली का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उधर हुकूमत थी, कहीं रोका भी नहीं गया, और रैली हुई भी, अनाउंस भी हुई, ख़त्म भी हुई, और बस सब अपने घरों को चले गए।
जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज निकली है और जिस तरीके से हुकूमत इस पर रिएक्ट कर रही है, आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ओवैस साहब को समझना चाहिए कि जो रिजल्ट है उसे आप तस्लीम कर चुके हैं। असेंबली के अंदर आप हर कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक सीट का इलेक्शन था उसमें आपने जो है कंटेस्ट किया है और वहाँ पे आप बैठे हैं एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है क्योंकि आपने इसे तस्लीम किया है। और रही बात आज की तो या किसी और दिन की, हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है और मुल्क में जो टेररिज्म है उसको भी हमें देखना है। अब एक अल्लाह अल्लाह करके हमारी मईशत जो है वो एक तरफ लगी है, महंगाई कम हुई है और दुनिया हमारी तरफ दोबारा देख रही है। इनके रहनुमा तो हमें जो है खारजी तन्हाई का शिकार करके चले गए थे, IMF से मुकर गए और उसके बाद दोस्त ममालिक भी हमारी तरफ नहीं देख रहे थे और उस पे इनकी जबान ये थी कि क्योंकि हमें मालूम था कि हमें हटाया जा रहा है तो हमने मईशत पे बॉम्ब बिठा दिए। इनका तो कहना था कि अगर हम नहीं तो पाकिस्तान पे बॉम्ब गिरा दो। तो सूरत हाल जो है उसको समझना है। इस वक्त जिन पाकिस्तानियों की आप अलंबरदार बनने का दावा कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियों का सवाल है और ये बड़े हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया के वज़ीर आज़म वापस चले गए और बड़ा फ्रूटफुल ये दौरा रहा। लेकिन जो हमारा शंघाई का वाला सिलसिला है ये बहुत अहम है। बहुत अरसे बाद भारत के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है। उसके लिए आपके अपने घर में भी मेहमान आए, आपका तरीक़ाकार होता है। कुछ अरसे पहले शहीद सदर ईरान के आए थे, कितना अच्छा लग रहा था। पंजाब में भी छुट्टी हुई, कराची में भी छुट्टी हुई, एक पूरा प्रोटोकॉल उन्हें दिया गया और ये हमारे फ़ख्र की बात है। तो इसमें आप एक कानून होते हुए थोड़े दिन पहले ही पास किया गया है पीसफुल असेंबली कि इस्लामाबाद को इन मकासद के लिए अगर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, आपसे यही कहा जा रहा है कि आप नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि पहले आपको संगजानी में जगह मिली तो आपने दावा किया कि आप आएंगे और पूरा एक लश्कर लेकर आएंगे और अडियाला पे जाके आप छुड़ा लेंगे। तो आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड है यही कि PTV पे हमला कर देंगे। उसके अलावा अच्छा, ज्यादा बेहतर नहीं होता आपके सदर शैला साहिबा सारे ये कहते रहे कि अच्छा है कि अब ये वजीर आजम हाउस जा रहे हैं, फिर उसके बाद सदर जाएंगे, तो ये बेहतर यही है कि आप ठहर जाएं थोड़ा। शैला रजा साहिबा, कुछ बयानात डेफिनेटली सियासी भी होते हैं और जिस तरीके से आपने एक सिनेरियो खींचा कि इस्लामाबाद में हमारे इंटरनेशनल मेहमान आ रहे हैं, ये जिस तरीके से रिएक्ट किया गया या रिएक्ट किया जा रहा है इधर फ्रॉम शेलिंग और इधर फ्रॉम रुकावटें खड़ी करके, खंद के खोद के, कहीं ना कहीं उनकी लोकल इंटेलिजेंस जो असम्बली या सफारत खानों के ज़रिए से ही, अखबारों के ज़रिए से रिपोर्ट तो पहुंच रही होगी, इससे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ा? एक चीज़, क्योंकि कुछ भी हो एहतजाज करना अपोजिशन का हक है और अगर वो कर ले तो उसमें क्या ऐसी कोई बुरी बात है? देखिए, एहतजाज का मसला ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ धरना देने आ रहे हैं। ये किसने कह दिया जी? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये हो रहा है कि धरना देंगे और वहाँ पे जो उनका सामान है उन्होंने बताया है कि जिस तरह से हम सामान लेके चलें, हम धरना दे रहे हैं, आपको नहीं मालूम, मुझे हैरानी है। और जो वो तरीक़ाकार इस वक्त बुरहान पे मचाया हुआ है गंडापुर ने, तो वो भी सबके सामने है। फिर यहाँ पे जो लोग पकड़े गए हैं उनके डंडों में कीलें थीं और सीधी बात यह है कि अफगानी इसकी तरफ इशारा किया है मोहसिन नकवी साहब ने। जी जी, ये एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। जी जी, कल भी 60 अफराद अफगानी उठाए गए हैं। एलिजिबिलिटी है जो पाकिस्तान में एक सेनेटर के लिए होनी चाहिए। अब अगर वो केयर टेकर में आए या किसी में आए, तो आप तो ये भी सोचे ना कि आपकी पार्टी में लोग कहाँ कहाँ से आए और कैसे कैसे आए। इस वक्त जो असेंबली में लोग हैं वो आपकी पार्टी में कितने पुराने हैं, जो कहते थे वो कहाँ हैं। तो ये वाली बातें जो हैं वो मैं नहीं समझती कि आप अच्छे खासे सीनियर आदमी हैं ये करें। और मैं समझती हूँ मैं शिजरा साहबा को भी शामिल कर लेता। मकबूजा इलाका नहीं है जिसको आप इस्लामाबाद को फतह करने आ। तो ऐसे ही लग रहा है ना, कंटेनर्स लगा दिए, डिगिंग कर दी, सड़कें खोद दी, मोबाइल बंद है, तो ये सब क्या हो रहा है? मैं जो ऐसा लग रहा है जैसे चीजों को ज्यादा एग्जैजरेट भी किया जा रहा है। शिजा मनसब साहिबा, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी आ रही है। शिजा साहिबा, हुकूमत ने एहतजाज रोकने के लिए मोबाइल सर्विस बंद कर दी, कंटेनर्स लगा दी, ज्यादा बेहतर ना होता? क्योंकि मुज़ाकराती टीम जाती,
मुज़ाकरती टीम गुफ्तगू करती, बात करती, ताकि सियासी लोगों से सियासी तरीके से बात की जा सकती। मोहसिन नकवी साहब की जितनी भी सही एक सर्टन लेगेसी है पंजाब के हवाले से ना, केयर टेकिंग सेटअप के अंदर, उन उस वक्त तो 2, 4, 5, 6, 8 हज़ार लोग होंगे जिनके ऊपर लाहौर में जिस तरीके से भी ये सारा मामला हुआ था। तो अब तो तादाद ज़्यादा है, तो ज़्यादा कोई पॉलिटिकल लोग सामने आते ज़्यादा बेहतर नहीं था जी? देखिए, बात ये कि जो भी इस वक्त सिचुएशन है इसको हमें कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, और कॉन्टेक्स्ट हम देख चुके हैं। 9 मई तो पहले हुआ, उससे पहले जमान पार्क में जिस तरीके से शेलिंग हुई, जमान पार्क में जो पुलिस के साथ हुआ, उसके बाद 9 मई हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद में जिस तरीके से मेट्रो पे लगाई गई आगे, जिस तरह दरख्त जलाए गए, ये सारी चीजें एक ही पार्टी के ऊपर जाके जाती हैं। और उसके बाद जब इन्होंने अभी कहा कि हम जी अपने धरनों का या अपने जुलूसों का, जलसों का एक सिलसिला शुरू करना चाहते, तो हुकूमत इनको इजाजत देती रही। जिस शहर में भी इन्होंने कहा उसको इजाजत दी, इनको बताया गया कि इस जगह पे आप आ जाए, इतनी देर के लिए आपने आने, ये रूट्स हैं जिससे आपने आना, ताकि हमने आमा का सिलसिला खराब ना हो। लेकिन उसका इन्होंने क्या जवाब दिया? ना इन्होंने किसी भी नुक्ता जिससे इन्होंने खुद अग्री किया हुआ था उस पे रहे, इन्होंने रूट्स की भी खिलाफ वर्जी की, इन्होंने वक्त की भी खिलाफ वर्जी की, और सबसे बढ़ के ये कि उन जलसों में जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से एक सूबे को दूसरे सूबे के सामने खड़ा करने की कोशिश की गई, जिस तरह से वफाक को ललकारा गया और ये कहा गया कि हम यलगार करेंगे, हम जत्थे लेके आएंगे, हम अपनी मशीनरी लेके आएंगे, तो ये सारी चीजें देखते हुए और उसके बाद इस वक्त देखते हुए कि पाकिस्तान में एक निहायत ही अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इस पूरे खित्ते के लिए बहुत अहम है। आपने किसी और मुल्क में देखा कि जहां पे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की जब होती है तो हर मुल्क में ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं, हर मुल्क में मसले मसाइल होते हैं। शिजा साहब एक जगह दे देते, वहां ये लोग अपना जलसा कर लेते, एक जगह दे देते, किसी जगह पे एक जलसा कर लेते। आप जगह भी नहीं दे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आप बता रही हैं, लेकिन अगर एक जगह दे देते, यूं इस तरह का रैशनल बिहेव, यूं तो ज्यादा सीन क्रिएट हो गया, यूं तो एहतजाज और प्रोटेस्ट तो मजीद अच्छे से रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने जलसे के लिए जगह नहीं दी, उनके वो सो कॉल्ड लीडर एहतजाज जो डाला जेल में बैठे हैं, उन्होंने कहा हम बी चौक आएंगे। बी चौक एक ऐसी जगह जहां पे इनको आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वो जमात जिसने के 9 मई में फौजी तनसीबात पे हमले किए, अपने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, जिन्होंने कि इस किस्म की हरकतें की हुई हैं, और फिर आज भी ये इनका लीडर जो है ये किसकी जाके लंदन। अच्छा, कोई ऑफिशियली राब्ता किया था आप लोगों ने इस एहतजाज को रुकवाने के लिए जो कहा जा रहा है? आप लोगों ने कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत से, कोई बैरिस्टर गौहर साहब से या अली अमीन गंडापुर साहब से कोई राब्ता किया कि जी आप लोग ना करें? हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें तो पहले दिन से ये कह रही हैं कि जो भी बात है, जो भी मसले मसाइल है, उनको बातचीत से हल करें। तो अडयाला जेल से क्या खबर आती है कि हमने किसी सियासी जमात से बात नहीं करनी, ठीक है, वो आज भी वही है। देखिए, इन्होंने अचकजई साहब को कहा वो कि आप करें बातचीत, उसके बाद मौलाना भी इनसे बातचीत करने के लिए कोशिश करें, लेकिन ये तो किसी से बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। ये तो ऐलान एक हो जाता है कि हम आ रहे हैं। मैं आपको क्लियरली ये बता दूं कि ये एक मुल्क दुश्मन एजेंडा है। अब इस चीज को हमें समझ जाना चाहिए। जैक गोल्डस्मिथ के लिए जाके इन्होंने लंदन में उसके मेयरशिप के लिए किया ना, वही जैक गोल्डस्मिथ जिसने ट्वीट में कहा कि इसराइल एक रोशनी की किरण है, उसके इर्द जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो सप्रेशन और अंधेरे की अलामतें, उस जैक गोल्डस्मिथ के लिए ये जाके तो वहां पे मेयरशिप के लिए करते रहे। ये वही जी शिजरा मुंसर साहबा, हमें भी देखना है ना कि हमने जाना किस तरफ है। हमने ब्लैक गोल्डस्मिथ की तरफ जाना है, जैक गोल्डस्मिथ की तरफ जाना है कि ये अफगान वाले अंसर को शामिल करना है? हमें भी पता चले वो एजेंट बेसिकली है किस चीज़ के। डेफिनेटली इस पर बात करेंगे, इस ब्रेक के बाद मैंने जाना है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। और स्पेशली अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं अब मेरे बस में कुछ नहीं, एहतजाज रुकवाना है तो कैदी नंबर 804 के पास जाएं। क्या ये पैगाम है? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम है अहमद उवैस साहब, ज़रा मुझे उस सवाल का जवाब दे दें। मेरे बस में कुछ नहीं, अगर किसी ने एहतजाज रुकवाना तो कैदी नंबर 804 से रब्ता करे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज है अली अमीन गंडापुर साहब का कि ताकि राब्ते बहाल हो सके? हाँ,
हाँ जी, देखिए ना, उनके बात तो दुरुस्त है कि अगर इस वक्त पार्टी हेड तो वही है बेसिकली, ही इज़ द, और आप यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लीजिए ना कि किस किस्म का खेल खेला जा रहा है कि एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमारा अब अमल दखल कोई नहीं है और ये फौज, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जाने और पीटीआई जाने। दूसरी तरफ आपके ऊपर पाबंदी किसने लगाई है कि आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते? बानिए पीटीआई कह रहे हैं, पूरा मुल्क हर चैनल से। नहीं सर, मैं तो इमरान खान ही कहता हूँ सर, मैं तो इमरान खान ही कहता हूँ। कोई अच्छी बात है करते हैं तो, लेकिन ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमें कोई पाबंदी भी नहीं है बड़ी। लेकिन देखो इस्तेमाल तो हो रहा है ना, आप देखिए। जी सर, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुनते हैं जब कुछ के लिए हो सकती है पाबंदी। अच्छा मैं आपको जी मैं आपको जरा बात एक करने लगा हूँ आप थोड़ी सी आपसे। देखिए पहले तो मैं मोहतरमा शैला रज़ा की जो उनके जज्बात की तो मैं कदर करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जिस अंदाज में ये सारी बातें की हैं, एक एज ए नेशनलिस्ट, पॉलिटिकल पार्टी तो है अपनी जगह पे उनकी जिससे ताल्लुक़ है उनका, लेकिन एज ए नेशनलिस्ट भी उनकी जो गुफ्तगू है अच्छी की। लेकिन दो चीज़ें जो उन्होंने उसमें की हैं उनको मतलब मैं कहूँगा, कह रही कि सारी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान पर नज़र जमा के बैठी हुई है। पाकिस्तान पर नज़र इसलिए जमा के बैठी हुई है कि पाकिस्तान शायद दुनिया में एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे बगैर मैंडेट के झूठे ओथ लेके असेंबली में कब्जा करके पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग वो इसलिए देख रहे हैं हमें कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि हम बड़ा फ़ख्र, हमें इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ रहा है। ये तो हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है अगर हम इस बात को ना सराहें। जी आपने कहा था, छोड़िए मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि इंडिया इस वक्त वो मुल्क है जिसने अपने आइन का हिस्सा बना लिया कश्मीर को, और ये हमारे लिए तो इट वाज लाइक एंड ऑफ वर्ल्ड फॉर पाकिस्तान। इतना बड़ा शैला रज़ा साहबा ने वो कहते हैं ना थोड़ा सच ना ज़हरे कातिल होता है, तो शैला रज़ा साहबा रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं और वो इसलिए नासाजी तबीयत पे मेरे प्रोग्राम में आई है, मैं वैसे ही उनका शुक्रगुजार बहुत हूँ। नहीं, मैं तो इनको ये कहना चाह रही हूँ और मैंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस हमारे मुल्क में हो रही है, बड़े फख्र की बात है। और दूसरी बात वो तो ये कि हमें ये समझना चाहिए कि वजीर खारजा आ रहा है इंडिया का, और इंडिया को सबसे ज़्यादा खुश करने वाले आपके कायद हैं, जो वो नहीं कर सके वो आपने किया। और जिस कश्मीर की आप बात कर रहे हैं उसको आपके ज़माने में जो है उस कश्मीर का जो एक आईनी हैसियत थी उसको ख़त्म करके उन्होंने अपने यहाँ शामिल किया और आपने आधे घंटे खड़े होने वाली हरकतें की। आपने कहा कि हम आधे घंटे खड़े होंगे, जुमे के दिन खड़े होंगे, इससे ज़्यादा आप कुछ न कर सके। दूसरी बात ये कि आप कुछ भी जज्बात रखते हो, आप कुछ भी जज्बात रखते हो, इंडिया एक हकीकत है, आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। ऑफ कोर्स ऐसा ही। अच्छा अहमद वैसा मेरे पड़ोसी में आ जाए तो ना और हमें ये समझना होगा कि जो हमारी इस वक्त मईशत है हमें उसको देखना होगा, हमारे ताल्लुकात को भी अहम रखना होगा। हमें ये देखना है कि ये ताल्लुकात, मगर उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है ना शैला रज़ा साहिबा, लेकर आए शैला रज़ा साहिबा, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुकूमत उसमें आवाज नहीं आ रही मुझे, मैं यही कहने लगा हूं। देखिए आपकी आवाज, देखिए एक मिनट बात सुनिएगा, मैं यही कह रहा हूं कि आपने बड़ी बुनियादी बात की है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान का आइन का प्रियम्बल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। जब आरटीएस बैठा था, तो आइन में जो सॉवरेनिटी थी आवाम की वो आपको याद नहीं थी। जब ये कहा जाता था कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर मुझे ना कुछ क्वेश्चंस करने हैं, सॉवरेनिटी जो थी आवाम की वो याद नहीं थी। सर मुझे मैं आपको अवामी क्वेश्चंस करने हैं कि आपके यहाँ शैला साहिबा कोई फेयर इलेक्शन से नहीं आए थे, अहमद अवैस साहब मैं दोबारा आता हूँ, शैला साहिबा दोबारा तो मैं शिजरा साहिबा से बात करता हूँ। शिजरा साहिबा, सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला आया यकीनन आपकी तवक्कुआत के मुताबिक था, लेकिन जो इसकी टाइमिंग थी इस पर सवाल उठाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं समझती हूँ कि मेरी और तमाम अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक इसलिए था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी क्लियरली ये आर्टिकल 63A इज वेरी क्लियरली रिटन, इस पर कोई भाम नहीं है।
कोई शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं है। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा रुकन जो कि अपनी पार्टी उसके खिलाफ वोट देगा, यानी कि वोट वो दे चुका होगा, फिर उस पार्टी का सरबराह ये डिसाइड करेगा कि अगर वो समझे कि इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो उसको डिसीट कर देगा, यानी कि उसको उसकी सजा देने का जो मैंडेट है वो पार्टी के सरबराह को होगा। लेकिन इस आर्टिकल में आइन बनाने वालों ने ये गुंजाइश रखी MNAs MPs को, जो कि चोजन होते हैं आवाम के, कि अगर वो किसी पॉइंट पे ये अपने जमीर के मुताबिक फैसला करना चाहें जो पार्टी कह रही है उसके खिलाफ हो, तो वो अपना वो फैसला दे भी सकते हैं और उसके बाद जाहिर है पार्टी के खिलाफ जाने की उनको सजा। वैसे हार्श ट्रेडिंग तो होगी ना शिजरा साहिबा, हार्श ट्रेडिंग का रास्ता तो खुल गया ना। देखिए इस आर्टिकल को रीराइट किया जुडिशरी ने। मैं समझती हूँ कि अगर हम समझे, पार्लियामेंट समझे जो कि सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, कि इस आर्टिकल में अब कोई चेंज आ जाना चाहिए। जिस वक्त ये आर्टिकल लिखा गया उस वक्त क्या इन साजों की सोच को हम इस वक्त बदलना चाहते हैं तो वो 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट सिर्फ बदल सकती है। ठीक है। और कोई ऐसा इदारा नहीं जो कि आइन को रीराइट कर सकता है। आइन के अंदर किसी किस्म की तरमीम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का इस्तेमाल। ठीक है। तो अगर हम इस चीज के ऊपर गौर करना चाहते हैं, इस पे आर्ग्यू करना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वेरी गुड। जो आइन है हम उसको अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है शिजरा साहब, मैं शैला साहबा मुझे ज़रा क्विक रिस्पांस दे दें इस पे कि जब 2022 में ये 63A का जब फैसला आया था उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि शायद नज़रिया ज़रूरत के लिए है, और जब अब ये रिव्यू के ऊपर फैसला आया अब भी ऐसा लग रहा है कि मौजूदा वक्त का तकाजा ऐसा है, कुछ तरमीम ऐसी करनी है, कुछ मामलात ऐसे करने हैं कि जिसकी बिना पर ये ज़रूरी था। उस वक्त बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। तमाम माहिर कवानीन ने कहा था कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है और एक ही पार्लियामेंट के लिए दो दफ़ा दो तरह का फैसला आया। और उसके बाद इसका रिव्यू में गए एहसन भोन साहब, उसको रिव्यू नहीं सुना गया। हर चीज़ पे जो है वो जजेस के बेंच बना के नहीं सुने गए अपनी मर्जी के केस। ना ही ऑडियो लीक सुना गया, ना ये सुना गया, क्योंकि हम ख्याल थे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी। तो मैं तो बड़े अफसोस की बात है कि रिव्यू जो है वो सितंबर 2023 में लगा हुआ था, क्यों नहीं सुना? आप 5 थे मैडम, 1 साल तो काजी साहब को भी हो गया, काजी साहब ने भी नहीं सुना। देखिए बात वही है, 1 साल तक तो काजी साहब को भी ख्याल नहीं था सर। वो आइन मुअत्तल कर चुके, सब कुछ कर चुके, लेकिन आइन इतना ताकतवर है कि वो फिर पलट के आता है। तो ये जो 63A है ये बहाल हुआ है, इसको रीराइट किया गया था बिल्कुल इसी तरह जैसे मखसूस नशिस्तों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो है ही नहीं असेंबली में, वो अपने लिए गए, उन्होंने कोई खवातीन की लिस्ट भी नहीं की थी। उनसे कहा आप तो नहीं, लेकिन है ना वो जो पिटिशनर नहीं है। अच्छा ठीक है, इस बहाली के ऊपर क्या करना है? जो हरकतें शैला, मैं इस बहाली के ऊपर करना क्या? जब इस बहाली के ऊपर अब आईनी तरमीम टिक गई है, वो 7, 8, 10 अफराद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनका वोट लेना है। अब बेसिकली तो यही है ना, 2 + 2 4 बात तो यही है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये ज़मीर की आवाज होगी। ऐसी नहीं, ज़मीर की आवाज तो वो थी जब सादिक संजरानी पे 14 जो थे वो इनके जमाने में हलाल तरीके से। बिल्कुल, मैं वो याद है, बिल्कुल सही कह रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 63A जो है ये जो है राइट ऑफ वोट है, जो आपका अगर तहरीक अदम एतमाद भी है तो आपका जो मेंबर असेंबली है ये उसको आपका ये राइट है। इसकी कोई छोटी सजा नहीं है कि अगर पार्लिमानी लीडर जो है वो इसके खिलाफ हो जाए तो उसको फिर कहां तक जाना पड़ेगा, उसको दोबारा वोट लेना पड़ेगा। लेकिन आप इस राइट ऑफ वोट को खत्म अगर करेंगे तो मैं नहीं समझती कि किसी भी जगह आप अपने मेंबर को ये राइट दे रहे हैं कि वो अपनी अकल से फैसला कर सके। जी वैसा बहुत सी जगह उसे अकल भी करनी होती है। मेंबर को ना पार्टी की बात नहीं सुननी, कई सी जगह पर अकल भी करनी है। जब अकल करनी है तो फिर वो वोट दे सकता है, तो वो वोट जब अकल के साथ वोट देगा तो फिर वो ज़मीर की आवाज कहलाएगी। अब ये उसकी मर्जी है कि वो लॉयल्टी में रहे। अच्छा, या ये उसकी मर्जी। वैसे ना मुझे आपके सवाल पे ना और आपके जवाब पे शैला साहिबा इतना प्यार आता है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर माजी का छांगा मांगा खत्म
कर दें, आप मरी का गेस्ट हाउस खत्म कर दें। एक सेकंड बात सुने, इस आइन ने गुंजाइश दे दी करेगी अगर किसी को इसमें मसला भी है कि 63 अननोन नंबर से कॉल्स खत्म कर दे। एमक्यूएम का ये कहना कह दे इस बार हमें कॉल कहीं से नहीं आई, बाप पार्टी का ये कहना कि हमें कहीं से कॉल नहीं आई। देखिए अननोन नंबर से जो कॉल आती थी वो खुद बानी पीटीआई बता चुके हैं कि हमें जब बिल पास कराना होता था तो हम अननोन नंबर हम लोगों को इसीलिए तो रोका था रास्ता। अभी तो आप नहीं कह सकते कि किसी को कॉल गई है। अच्छा ठीक है, अहमद अवैस साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे प्लीज। मुझे तो लग रहा था इसीलिए रास्ता रोका था ये। आप बताएं कि अब कोई अननोन नंबर से कॉल ना आए। वो रोक नहीं सकते थे। इसको रीराइट कहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी। अहमद अवैस साहब ज्यादा बेहतर ना होता आइन की एक 2/3 मेजोरिटी लाके इस तरमीम में इसको भी शामिल किया जाए इसी जगह पे ही, जब इस वक्त हुकूमत को इस आइन की शिद्दत से जरूरत है। देखिए इस तरमीम की सवाल ये है कि आप सोचिए, पहली बात तो ये है कि ये बताएं कि इस मौके पर जिस तरीके से ये फैसला आया है और ये लिया गया है कि एक्ट आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर तब्दीली का एक्ट आया, तो वो इनके कहने पर आ गया और उसके बाद एकदम से ऑर्डिनेंस आया, वो भी चीफ साहब के कहने पे आया, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया हूँ, क्योंकि 3 रुकनी कमेटी जो है उसमें मेरा बस नहीं चलता, उसको बदलने का ऑर्डिनेंस आ गया। अंदाजा लगाइए। साहब ने कहा होगा, लेकिन गाइडलाइन के साथ नहीं चल रहा है। कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का कानूनी मुशीर है हुकूमत के पास जो कहता है इस ऑर्डिनेंस की, इस एक्ट की रिक्वायरमेंट है, इस वक्त ना टाइमिंग है, नहीं तो वक्त गुजर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, अंदाजा लगाइए ना जरा। 54 बिल 20 मिनट में पास करने वालों के पास भी बड़ा कोई जबरदस्त सही कह रही है। इनका रिकॉर्ड भी अच्छा लिया शैला, इनका रिकॉर्ड भी अच्छा लिया। सही कह रही है। मुझे बात करने देना, आपको ये बता थोड़ी सी बात करने दें। ऑर्डिनेंस जो है मुझे बात करने देंगे ना, बात नहीं है और उसमें कहीं नहीं लिखा कि उसको लाने की रीजंस बताएं। जब ऑर्डिनेंस अच्छा मुझे अहमद रजा साहब को पॉइंट एस्टैब्लिश करने दें, तो बेंच बननी थी। जो लोग शैला साहबा अहमद रजा साहब को पॉइंट एस्टैब्लिश करने दें। उनको प्रोसीडिंग को रोका नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट की, उसको जैम नहीं किया जा सकता। बात करने। अच्छा मैं अगर आप बात नहीं करने देंगी तो नहीं अहमद साहब आप करें, वो आप करें बात। शैला साहब अब नहीं बोलते आप प्लीज अहमद भाई साहब। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अब इस ऑर्डिनेंस के तहत 3 रुकनी कमेटी बनी दोबारा, जिसने ये डिसाइड करना था कि बेंच कैसे बनेगा। अब 3 रुकनी कमेटी के अंदर 2 तीसरे मेंबर नहीं बैठे और 2 मेंबर्स ने बैठ के बेंच का डिसाइड कर दिया। ठीक है, ये पहली इलीगैलिटी जो है आइन से मुनहरिफ, वो जो उस ऑर्डिनेंस से हट के इलीगल एक्ट पहला ये किया, और जब वो बेंच बना उसमें चीफ साहब जो है बेंच की सरबराही कर रहे हैं। ठीक है, जबकि चीफ साहब के मुतालिक डिक्लेरेशन पहले आ चुका है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाना है उसका हमने इनको चीफ जस्टिस बनाना है उसका। ठीक है, और नॉमिनेटेड चीफ जस्टिस होंगे पहले ये। अब ये जब नॉमिनेटेड चीफ जस्टिस होंगे तो इनको तो उस बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं शिजरा साहब को शामिल करता हूं ना। मैं शिजरा साहब को कह रहा हूं, किधर है वो डिक्लेरेशन? मैं कह रहा हूं, मैं एक बात बता, अभी तो मसवदा ही नहीं आया। अच्छा शिजरा साहबा, शिजरा साहबा इनानी तरामीम के लिए ना, मैं अभी शिजरा साहबा से सवाल कर लूं। शिजरा साहबा बातें कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ये वकील गलत बातें करते हैं, कोई मसला नहीं है। शिजरा साहबा ये बताए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन अरकान पर अब डेफिनेटली मौलाना साहब ने अगर उस तरीके से हाथ नहीं पकड़ा है तो उन अरकान पर जिनको मुनहरिफ करने की कोशिश है और आईनी जुबान में उनकी ज़मीर की आवाज़ अब जागेगी, तो नून लीग तो मौजूदा हुकूमत तो कामयाब हो गई, लेकिन इखलाकी जवाब कहीं ना कहीं खो बैठेगी। क्या ख्याल है? देखिए ये जो तरामीम है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए तमाम जमातें बहुत देर से चाह रही हैं, जुडिशरी में रिफॉर्म्स बहुत सारी जमातें चाह रही हैं, इसको इस तरीके से करना कि जी ये टाइम है, ये वो, आई डोंट थिंक इसका कोई ऐसी बात है। हर चीज का एक टाइम होता है, जब भी कोई टाइम आएगा तो वो कहेंगे जी इस वक्त ये हो रहा है। ये कम अज कम ये हमें पता है कि इस जुडिशरी में कोई ऐसे बेंचेस नहीं बन रहे अब जिनका पहले ही पता हो कि इससे ये कहना है, इससे ये कहना है, इससे ये कहना है। जो एक जमाने में सहूलतकारी चल रही थी, एक जमाने में एक ही 3 जजेस, एक ही 5 जजेस हमें नजर आ सकते थे, एक ही गुड टू सी यू हमें नजर आता था, एक ही देखा जाता था कि सहूलतकारी कैसे करनी है।
अब आप देखें कि किसी भी जगह पे आपको इस तरह की नजर नहीं आते बेंचेस जिसका पहले ही पता हो ठीक कि है। क्या इसका फैसला आएगा। ठीक है, अगर टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और आप कह रहे हैं कि सब रूटीन का मैटर है, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का मशवरा मान लिया जाए और कह दिया जाए कि हाँ 23-24 के बाद इस आईनी तरमीम को ले आएँ। और रावल साहब का ये कहना कि 25 अक्टूबर के बाद इतना आसान नहीं होगा आईनी तरमीम को लाना, ये सारी चीज़ें टाइमिंग की तो ज़ुमरे में आ रही हैं। मेरे ख्याल इस पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। शजरा मंसब अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद अवैस साहब और शैला रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया।